हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तबर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बैंक सबवेंशन के बारे में। आपने मार्केट के अंदर बहुत बार सुना होगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो कुछ बिल्डर्स के यहाँ पे बैंक सबवेंशन प्लान होता है। बट काफी बार आपको क्लैरिटी ना होने की वजह से या कई बार आपको बिल्डर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस प्लान के बारे में नहीं देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या हमें बैंक सबवेंशन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो आज मैं इस वीडियो के अंदर बैंक सबवेंशन के बारे में बताऊंगा। बैंक सबवेंशन की क्या क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा लंबा वीडियो मैं इसको नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 5 या 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इस वीडियो के बाद आई थिंक आपके सारे डाउट्स बैंक सबवेंशन को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। समझाता हूँ आपको बैंक सबवेंशन, वो भी आसान भाषा में। सो बैंक सबवेंशन बेसिकली एक तरह का फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है 3 पार्टीज के बीच में। वो 3 पार्टीज कौन कौन होती है? पहली पार्टी होती है बिल्डर, दूसरी पार्टी होती है बायर और तीसरी पार्टी होती है बैंक। सो इसको आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको 3 पार्टी एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। इस स्कीम के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इस स्कीम में सपोज करिए अगर बिल्डर कोई जो जनरल प्लान्स लेके आता है, पेमेंट प्लान्स, जैसे कि सपोज करिए 30-70 का कोई पेमेंट प्लान बिल्डर लेके आ गया है, 40-60 का कोई पेमेंट प्लान लेके आ गया, तो 40% ऑफ टोटल पेमेंट, 30% ऑफ द टोटल पेमेंट बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है। सो इस बर्डन को कम करने के लिए बिल्डर बैंक सबवेंशन स्कीम लेके आता है। सो इस स्कीम के अंदर एक्चुअली होता है कि बिल्डर जो है इनिशियल पेमेंट बहुत कम डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो 1090 के पेमेंट प्लान्स होते हैं बैंक सबवेंशन के अंदर, 595 के भी पेमेंट प्लान रहे हैं बैंक सबवेंशन स्कीम के अंदर। सो इसका मतलब ये होता है कि आप इनिशियल जो पेमेंट आपने पहले 40% करनी होती थी, 30% करनी होती थी, आप 10% पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। बाकी की जो पेमेंट है वो बिल्डर आपके प्रोफाइल पे बैंक से लोन ले लेता है। सो बेसिकली जो लोन होता है वो आप ही की प्रोफाइल पे होता है। अब सपोज करिए बैंक ने आपके प्रोफाइल पे लोन दे दिया और बिल्डर ने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। अब जैसे जैसे बिल्डर की डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे बैंक बिल्डर को पेमेंट रिलीज करता रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये लोन अभी आप ही के नाम पे चल रहा है, बट यहाँ पे आपको फायदा क्या होता है कि बिल्डर आपसे ये कहता है कि आपने पोजेशन तक, मतलब फॉर एग्जांपल पोजेशन 3 साल के अंदर आने वाला है, तो बिल्डर आपको कहता है कि 3 साल तक आपने कोई भी ना EMI पे करनी है बैंक को, ना कोई इंटरेस्ट पे करना है बैंक को। वो सारा EMI का बर्डन और इंटरेस्ट का बर्डन बिल्डर ही पे करता है बैंक को। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाती है बायर को कि जब तक पोजेशन नहीं मिलता है तब तक बायर कोई भी इंटरेस्ट या EMI बैंक को पे नहीं करता है। फिर इसमें ना एक छोटा सा फायदा ये भी नजर आता है कि आप ना अपनी प्रॉपर्टी बहुत ही एक छोटे अमाउंट पे बुक कर सकते हैं। आपको 30-40% की डाउन पेमेंट नहीं करनी होती, आप सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट पे ही अपना घर बुक कर सकते हैं। एक और मेजर फायदा जो मुझे समझ में आता है बैंक सबवेंशन स्कीम का, कि अगर सपोज करिए आप रेंट पे रहते हैं, अब रेंट पे अगर आप रह रहे हैं तो आप एक तरफ तो रेंट पे कर रहे हैं, और अगर आप एक दूसरी नई प्रॉपर्टी किसी मेट्रो सिटी के अंदर है कहीं पे भी बुक कर रहे हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी की भी EMI शुरू हो जाती है। बट बैंक सबवेंशन स्कीम के अंदर आपके नई प्रॉपर्टी जो आपने बुक करी है उसकी EMI और इंटरेस्ट तो बिल्डर पे कर रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं एक तो आपके ऊपर बर्डन कम होता है कि आपको रेंट और EMI एक साथ नहीं चलती है। जब आपको पोजेशन मिल जाता है तो उस समय पे आप अपने नए घर में मूव कर जाते हैं और आप अपने नए घर की EMI देना स्टार्ट कर देते हैं और वहां से आपका रेंटल रुक जाता है। तो समवेयर आप ना बैलेंस बना पाते हैं अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर। अब भैया देखो, इसमें हमने बहुत तारीफें तो कर दी है बैंक सबवेंशन स्कीम की, अब थोड़ी सी बुराइयां भी कर देते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। अब कॉन्स क्या क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से, आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला जो कॉन्स मुझे समझ में आता है वो ये है कि बिल्डर ये कहते हैं कि मैं 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट का पोजेशन दे दूंगा, राइट। लेकिन अगर 3 साल के अंदर बिल्डर ने पोजेशन नहीं दिया तो जब जैसे ही पोजेशन लेट होगा, सपोज करिए वो पोजेशन आपका 4 साल 5 साल तक पहुंच जाता है, सो बिल्डर की कमिटमेंट तो सिर्फ 3 साल तक की थी। काफी बार बिल्डर एग्रीमेंट के अंदर ही मेंशन ही करता है कि टिल पोजेशन। सो यहाँ पे वो एक टाइमलाइन डिसाइड कर देता है कि 3 साल में मैं पोजेशन दे दूँ और 3 साल तक मैं ही आपकी EMI भरूंगा। लेकिन अगर बिल्डर डिले करता है तो ये आपके ऊपर बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, जिसमें आप अगर प्रोजेक्ट डिले होने पे 4th और 5th ईयर के अंदर आपको EMI देनी पड़ेगी। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज मुझे इस प्लान की नजर आती है वो ये होती है कि देखो, बिल्डर ने प्रॉपर्टी बेचते वक्त तो आपसे प्रॉमिस कर दिया है कि आपने ना तो EMI पे करनी है ना इंटरेस्ट पे करनी है, वो सारा कुछ बिल्डर टेक केयर करेगा। बट समहाउ अब बीच में अगर बिल्डर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, आपकी EMI रोक दी
या आपका इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया बैंक को, तो प्रोफाइल किसकी खराब हुई है? बिकॉज़ लोन तो आपके नाम पे चल रहा है, तो बैंक आपकी प्रोफाइल को नेगेटिव प्रोफाइल कर देता है और आपके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने साल 2013 में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन सभी कमर्शियल बैंक्स को पास ऑन किया, जिसमें बोला गया कि जितने भी बैंक्स बैंक सबवेंशन स्कीम दे रहे हैं बिल्डर को या बायर को, वो अपनी पेमेंट रियलाइजेशन को कंस्ट्रक्शन से लिंक करने, मतलब वो पेमेंट तभी रिलीज करे जब एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो। इसीलिए बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ने बैंक सबवेंशन स्कीम के अंदर जो उन्होंने फंड रिलीज करना था उस फंड को सीज कर दिया। आई होप आप बैंक सबवेंशन के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। सो भैया अब मैं आपको इसमें कंक्लूजन दे देता हूँ अपना, कि मुझे क्या लगता है कि आपको बैंक सबवेंशन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फायदा है या नुकसान है। सो 2 पॉइंट्स आपको मेजरली मैं बताऊंगा, जिसमें आप जब भी आप बैंक सबवेंशन स्कीम चूज करें तो आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज आप जो चेक करिएगा, अपना बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक करिएगा। बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है ये भी जरूर चेक करिएगा। क्या बिल्डर फाइनेंशियली रिच है, फाइनेंशियली स्टेबल है? अगर ये सारी चीजें ठीक हैं, सो प्रोबेबली आप शायद बैंक सबवेंशन स्कीम को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्डर फाइनेंशियली वीक है, आपको पहले से ही पता है कि बिल्डर के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, बैंक से बहुत ज्यादा डेट है, सो आप कोशिश करें कि उस तरह के बिल्डर के साथ आप बैंक सबवेंशन स्कीम के अंदर बिल्कुल ना जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने चेक करना है कि जब भी बिल्डर आपको प्रॉपर्टी सेल करता है तो आप उनसे ये कंफर्म करें, साथ में इस तरह से भी चेक कराएं कि एग्रीमेंट के अंदर वो क्या मेंशन कर रहे हैं कि क्या वो ईएमआई और इंटरेस्ट टिल पोजेशन तक पे करेंगे या फिर वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक पे करेंगे, सपोज 2 साल या 3 साल तक पे करेंगे। बिकॉज अगर टिल पोजेशन उन्होंने लिखा हुआ है तो अगर पोजेशन डिले भी होता है तो भी बिल्डर विल बी लायबल टू पे योर ईएमआई एंड द इंटरेस्ट पार्ट। लेकिन अगर बिल्डर ने उस एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ टाइम फ्रेम मेंशन किया है, जिसमें सपोज 2 साल मेंशन किया है या 3 साल मेंशन किया है, तो भी आप बहुत बड़े रिस्क पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर 2 साल 3 साल बाद तक भी अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो आपको फर्दर ईएमआईज और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि आपके सारे फाइनेंसेस को हिला कर रख देगा। आई होप बैंक सबवेंशन के बारे में आप समझ गए होंगे, बैंक सबवेंशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को आपका क्लियर कर दूं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिस कर रहे हैं। इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।